आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि ईरान तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं कभी उसके पास आएंगे और अब उनका न्यूक्लियर सपना हो गया है ख़त्म। तो ट्रंप का तो यही कहना है कि ईरान इस पर मान गया है कि हम कोई भी कभी न्यूक्लियर वेपन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे और आपकी निगरानी में जो है ये चीज़ें चलेंगी। पर ईरान ने अगेन ठेंगा दिखाया है, बोला कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान हर तरीके के नेगोशिएशंस को डिनाई कर रहा है कि ये एकदम झूठ है। पर दोस्तों आज हम थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ईरान का न्यूक्लियर इतिहास क्या है, लेकिन आज हम थोड़ा सा समझते हैं। क्या आपको पता है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब यहां तक पहुंचाने में, न्यूक्लियर बॉम्ब तो इनके पास नहीं आया, अमेरिका का ही हाथ था। क्या आपको पता है कि ईरान तो कभी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता ही नहीं अगर इराक यानी कि सद्दाम हुसैन उससे युद्ध ना करता। क्या आपको पता है कि भैया इधर पाकिस्तान, अब्दुल कादिर खान, उसने सेल लगा ली थी कि जिसको भी न्यूक्लियर आना है आ जाओ, हमारे पास सेल लगी है, हम सब बेच देंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है फाइनेंशियल फ्रीडम का, जिसकी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू होंगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, स्टॉक मार्केट, शेयर, SIP, सब कुछ हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इस कोर्स का लिंक है, प्रशांत सर पढ़ाएंगे। तो बस आ जाइए, 400 रुपये का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है। तो दोस्त देखो, ईरान न्यूक्लियर ईरान को लेकर इतना हो रहा है और इसी न्यूक्लियर को लेके युद्ध छिड़ा हुआ है। देखिए क्या है ना कि न्यूक्लियर एटम बॉम्ब, एटम्स की ताकत, हम सब एटम से बने हैं और अगर उससे एनर्जी, निकली हुई एनर्जी आपको मिल जाए तो क्या बात है। अगर आप इसको पीसफुल पर्पसेस में लगा दें तो बहुत बढ़िया है। आपके पास बिजली की कभी कमी नहीं होगी, एनर्जी की कभी कमी नहीं होगी, क्लीन एनर्जी है ये। लेकिन अगर आप उसको डिस्ट्रक्शन में लगा दें तो दुनिया बचेगी ही नहीं। कहते हैं ना कि आयरन एज जब आई ना तो चीज़ें बदल गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जिस वक्त आज से 5-6 हज़ार साल पहले जब लोहा डिस्कवर हुआ ना, तो पूरी दुनिया युद्ध में चली गई, है ना। तो लोहा, आयरन जो है वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना। आयरन एज जब आई, वैसे ही एटम, न्यूक्लियर एज जब आई जो कि 1945 के बाद आई। मैं थोड़ा सा अगर न्यूक्लियर इतिहास में जाऊं तो 1939 से ये शुरू हो गया था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इस पर पहल की थी, बट एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट थे। उनको पता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म कर देगा सब कुछ। बट अगेन ओपेनहाइमर और उधर हाइजेनबर्ग जर्मनी में लगे हुए थे। जीत ओपेनहाइमर की हुई, ठीक है। और ओपेनहाइमर ने 1945 में बम बना लिया। उसके बाद सोवियत ने टेस्ट कर लिया, फिर ब्रिटेन, फ्रांस ने टेस्ट कर लिया। लेकिन इसी दौरान दोस्तों जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ 1945 और 1950 से लेकर 53 तक जब कोरिया में वॉर हुआ ना, तब यहां पे अमेरिका को एक बात तो पता लग गई कि ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला सबको देना पड़ेगा। अमेरिका को लग रहा था, देखिए अमेरिका सुपर पावर बना है स्विस कैनाल इंसिडेंट के बाद, ठीक है। उससे पहले तो ब्रिटेन था, बट ब्रिटेन इतना वीक हो गया था कि उसके बस की कुछ थी नहीं। तो अमेरिका जो है, USA जो है, वो 1956 में स्विस कैनाल इंसिडेंट हुआ, बट उससे पहले ही उसने न्यूक्लियर पहल शुरू कर दी थी। 1953 अमेरिका ने एक प्रोग्राम शुरू किया, एटम फॉर पीस। अमेरिका के प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर, इन्हें ने ये एक प्रोग्राम शुरू किया कि हम जितने भी हमारे सहयोगी देश हैं उनको हम ये एटम की जानकारी, न्यूक्लियर जानकारी देंगे, जिससे वो पीसफुल पर्पसेस से एनर्जी बना सके, ठीक है। तो ये हमारे पास जानकारी है, इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम न्यूक्लियर प्लांट बना सकते हैं। पर देखिए बात क्या थी ना, ये जो प्रोग्राम था ये एक एक्सपेरिमेंट था और अमेरिका चाहता था कि वो अपने सहयोगी देशों को जब जरूरत पड़े, क्योंकि देखिए अमेरिका जाहिर सी बात है कि वो रशिया के पास नहीं जाएगा, वो पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास नहीं जाएगा, वो चाइना के पास नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल साफ हो गया था कि चाइना और रशिया साथ में काम करेंगे, मतलब चाइना सोवियत साथ में काम करेंगे, दोनों कम्युनिस्ट थे। तो अमेरिका को उस समय यही लगा कि भाई सबसे बेस्ट यह है कि हमारे जितने भी सहयोगी देश हैं उनको न्यूक्लियर बॉम्ब मत दो, बट न्यूक्लियर की जानकारी दे दो। इससे होगा क्या कि कल को ये अगल बगल वाले ना चुपचाप रहेंगे। अब याद रखिएगा कि अभी तक चाइना के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आया, वो 1966 में आएगा। चाइना वॉज द लास्ट जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, एटम बॉम्ब बनाया, ठीक है। तो अब क्या है कि इन्होंने 1953 में तो ये प्रोग्राम शुरू कर दिया और 1957 में मोहम्मद रेजा पहलवी, क्योंकि उस समय अमेरिका का एलाई था, तो मोहम्मद रेजा पहलवी आता है और बोलते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब के काम करते हैं, तुम्हारे घर में हम खूब सारा पावर प्लांट बनाते हैं, तुमको कोई दिक्कत? उन्होंने बोला अरे हमको क्या दिक्कत होगी भैया, लगा दो इतने सारे, अच्छी बात है। तो टोटल 20 पावर प्लांट बनाने का प्रपोजल रखा। फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बुशहर में सबसे पहले यहां पे ही
यहां पे क्योंकि आपको पानी की अच्छी खासी जरूरत होती है, तो यहां पे जो है बोला कि चलो यहां पे प्लांट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे शुरुआत हुई, उसके बाद ये इस्वाहान गया, फिर ये जो अराकान है ना, यहां पे तो भैया अंडरग्राउंड टनल, चलो इस पे हम बाद में आते हैं। तो अब यहां पे न्यूक्लियर का काम शुरू हो गया। अब देखिए यहां सिर्फ एक ही था, पर्पस एक था कि आपको हम क्लीन एनर्जी देंगे, एटम बम बनाने की अभी पेशकश नहीं थी, बट सबको पता था कि ईरान एक अमेरिका के एलाई की तरह काम करता है और यहां पे डराने धमकाने, क्योंकि कोल्ड वॉर का एरा था, तो डराने धमकाने के लिए ईरान काम आएगा और न्यूक्लियर जानकारी तो दे ही रहे। तो इसमें नॉलेज हो गया, मशीनरी हो गया, मटेरियल हो गया, सब कुछ अमेरिका ने भर भर ईरान की मदद की, खूब ईरान की मदद की कि हाँ तुम्हारे हम न्यूक्लियर बना देंगे, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद 1968 में आती है एनपीटी, ठीक है, एनपीटी। अब ये जो एनपीटी है इससे सब कुछ बदल गया। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें यही था कि भाई कोई भी अगर इसको साइन करेगा तो आज के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाएगा, बट इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया ने बोला डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि भाई बाकी 5 महानुभाव पहले खत्म कर दे सारे न्यूक्लियर वेपन्स, हम भी खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे बगल में चाइना पाकिस्तान है, तो हम तो इसको साइन करेंगे नहीं। तो इंडिया ने सही साइन की, नॉर्थ कोरिया ने भी साइन की थी, ईरान ने साइन की। ईरान ने एनपीटी को, ईरान तो सबसे पहला था जो कूद के साइन किया कि कोई बात नहीं, तो फिर और ज्यादा न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो है ईरान में होने लगा। बट इसी दौरान रजा पहलवी के लेकर बहुत ज्यादा नफरत और आयतुल्ला खोमेनी यहां पे उभर रहे थे। अब 1979 में, कट टू 1979, अच्छा इसी दौरान 1974 में, 1974 में, 1971 में पाकिस्तान ऐसे बैठे हुए थे, भाई हमको तो भारत ने हरा दिया, क्या करें। तो जुल्फिकार अली भुट्टो एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें से एक युवा लड़का खड़ा होता है कि भैया न्यूक्लियर बम बनाओ अगर बचना है तो जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते कैसे बनाया, बोला 3 साल है तुम्हारे पास। तो फ्रांस से इन्होंने डील वील साइन की, लेकिन उसके बाद अब्दुल कादिर खान, इनकी चिट्ठी आती जुल्फिकार अली भुट्टो को कि हमारे पास, तुमको न्यूक्लियर चाहिए तो हमारे पास है। भोपाल में जन्म हुआ था अब्दुल कादिर खान का, आपको पता नहीं होगा, भोपाल, इंडिया के भोपाल में, लेकिन चाहता था कि पाकिस्तान सबसे महान बने। तो अब ये चिट्ठी लिखता है जुल्फिकार अली भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो बुलाते हैं, सीक्रेट मीटिंग करते हैं, फ्रांस के साथ एक प्लूटोनियम रिएक्टर की डील होती है, बट वो फेल हो जाती है। उसके बाद चाइना मदद करता है, अमेरिका मदद करता है, और AQ खान सब कुछ सारे न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट चुरा लेता है। अगर आपको पाकिस्तान की न्यूक्लियर हिस्ट्री के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, हालांकि मैंने इस पर काफी लेक्चर्स लिए हैं, बट काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और बाद में तो उसने काला बाजारी शुरू कर दी थी, लिबिया को बेच दिया था कि बताओ तुमको क्या चाहिए, और अमेरिका ने अच्छी खासी मदद की थी पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनने की, और अमेरिका ने ईरान की भी मदद की है। इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब अमेरिका की वजह से है, सब कुछ उसका सूत्रधार अमेरिका है। तो अब क्या होता है कि भाई देखो, जैसे ही आयतुल्ला खोमेनी आए 1979 में, उन्होंने बोला कोई बॉम्ब नहीं बनेगा, इस्लाम में हराम है, तो उन्होंने तो सब कुछ जला दिया था, ब्लूप्रिंट्स को हटा दिया, साइंटिस्ट को भगा दिया, बोला कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर कहते हैं ना कि एक कुछ ऐसा इंसिडेंट आपकी जिंदगी को, कुछ एक आध ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आपकी जिंदगी को चेंज करते हैं, वो था ईरान इराक वॉर। अब आखिरी जब ये 1986-87 में जब ये वॉर गया तो सद्दाम हुसैन ने केमिकल बॉम्ब को यूज कर दिया, समझ रहे, ईरान के ऊपर केमिकल बॉम्ब दाग दिया, व्हाइट फॉस्फोरस दाग दिया, लोग बहुत बुरी तरीके से मरे। तब ईरान को पता चल गया 1988 में कि भाई हमारे पास एटम बॉम्ब होना चाहिए। रुहुल्लाह खोमेनी ने रीऑर्गेनाइज किया, उन्होंने सारे साइंटिस्टों को बुलाया, बोला कि बताओ बम बनाओ, जितना हो सके बम बनाओ, हमारे पास सब है, हमारे पास फिजनेबल मटेरियल है, हमारे पास यूरेनियम है, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास सेंट्रीफ्यूज है, हम बना सकते हैं, और हमारे पास तो फैसिलिटी है। तो यहाँ इस्वाहान हो गया, अराक हो गया, नतांज हो गया, यहाँ सब जगह जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी बनानी शुरू की, इन्होंने अंडरग्राउंड रिएक्टर्स बना दिए, किसी को पता ही नहीं चला, रातों रात। लेकिन अमेरिका को इस बात की खबर होने लगी, तो अब ये धीमे धीमे सेंट्रीफ्यूज मथनी होती है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप न्यूक्लियर वेपन बनाते हो तो U-238 यूरेनियम 238 आपको मिलता है। अब ये बकवास होता है, इसमें खाली 0.7% होता है, 0.6 से 0.7% तक यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 बहुत कम होता है इसमें, तो यही यूरेनियम 235 चाहिए होता है। तो इसको आप निकालते हो मथनी से, जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं बड़ी बड़ी, वो ऐसे मथते हैं जैसे नहीं, वो आप जब दूध को या दही को ऐसे फेंटोगे तो मक्खन ऊपर आ जाता है, तो वही इसी हिसाब का सेंट्रीफ्यूज होते हैं। तो बड़े बड़े इन्होंने सेंट्रीफ्यूज बनाए ताकि यूरेनियम 235 मिल सके, और ये काम कर गया। लेकिन तब तक अमेरिका को खबर लग गई थी, और अमेरिका IAEA अमेरिका ने बोला कि भैया ये तो बहुत बड़ा बवाल हो रहा है, ये जिनके पास फिजनेबल मटेरियल है, ऊपर से रशिया ने मदद की, पाकिस्तान ने मदद की, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब तक ईरान और अमेरिका में दुश्मनी हो चुकी थी। अमेरिका ने एम्बेसी भी नहीं थी, बोला कि अरे भैया कुछ करो। इजराइल ने बोला कि अरे भाई कुछ करो, इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे। 3% तक हुआ, 3% मतलब
एक तरीके से आप बिजली बना सकते हो उससे, फिर 30% हुआ और धीमे धीमे ये बढ़ने लगा। तब 2003 में अमेरिका जागा और अमेरिका ने फिर ईरान को बोला भैया क्या, एक के बाद एक सैंक्शंस लगाए, बहुत तगड़े सैंक्शंस लगाए। और तब ये जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं ना, ये के ने बोला कि इनके पास आ गई है फैसिलिटी। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जब ईरान को पता लगा कि भाई ये स्ट्राइक्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्राइक्स भी की गई, ठीक है, तो इन्होंने क्या कि इन फैसिलिटी को ही बदल दिया, है ना। जितने भी साइंटिस्ट थे उनको बोला कि भैया तुम दुकान लगा लो, तुम नर्स हो जाओ। जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उन्होंने कोई होटल बना दिया, या इस तरीके से छुपाया गया, डीकॉय, है ना, छुपा दिया इन्होंने। बट फिर भी बच नहीं पाई और हालात बद से बदतर होते गए। बट ये धीमे धीमे अपना काम करते गए। इसी दौरान इजराइल और अमेरिका ने मिलकर स्टक्सनेट बनाया। 2005 से लेकर 2015 डेवलपमेंट हुआ कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, एक वैसा वायरस है जो इसको बहुत स्लो कर देगा, है ना, और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म ही कर देगा, मतलब बहुत पीछे ले जाएगा। वो यहां पे डाल दिया तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्लो हुआ। बट दोस्तों इसी दौरान ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, इनकी करेंसी खत्म, इनकी इकोनॉमी खत्म। तो ईरान ने बोला कि देखो भैया हमको न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, डील साइन कर लेते हैं। तो ईरान और अमेरिका साथ में आए, सारे देशों ने पहल की और मिलकर इन्होंने JCPOA रचा। JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, जो कि यही है कि सैंक्शंस हटाएंगे और आपके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे नहीं। बट फिर आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA को फाड़ के फेंक दिया, बोला कि ये बकवास है, और तगड़े सैंक्शंस लगा दिए। तो ईरान रुका नहीं। अब ईरान ने 60% तक 2022 में इंस्पेक्टर्स ने बताया कि इन्होंने 60% तक न्यूक्लियर को एनरिच कर लिया है कि एक हफ्ते में बम बना लेंगे और महीने में 7 बम बना लेंगे। अब यहाँ पे बैंड बजने लगी। फिर इजराइल ने, फिर तो नेक्स्ट 2023 के बाद इजराइल ने कई बार हमले किए इनके रिएक्टर्स पे। बार बार बेंजामिन नेतन्याहू आते थे, बोलते थे क्योंकि ईरान बम बना लेगा। अमेरिका ने मदद की और 2024-25 से लेकर अभी तक यही न्यूक्लियर पे बात छिड़ी हुई। लेकिन दोस्तों बात ये है कि ये जो हुआ है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अमेरिका की वजह से तो हो रहा है। अमेरिका ने ही भर भर के इनको ज्ञान दिया, भर भर के इनको न्यूक्लियर मटेरियल दिया, और आज अमेरिका बोल रहा है कि मत बनो। भाई ईरान के तो सर्वाइवल है, इजराइल के लिए भी सर्वाइवल है, लेकिन अमेरिका के लिए क्या? अमेरिका के लिए पैसा, उसको बस डोमिनेट करना है, पैसा दिखता है उसको, बुलिंग, है ना, ये हड़प लो वो हड़प लो। बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है। हाँ अमेरिका में डेमोक्रेसी है, बट आप ये देखिए शीर्ष पर आ कौन रहा है। आपको पता है कि अगर आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट होना है तो आपके जेब में अरबों रुपए होने चाहिए। भारत में तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी, लेकिन अगर अमेरिका में आपको बनना है तो आपके जेब में खूब पैसा होना चाहिए, आपकी हाइट लंबी होनी चाहिए। भैया मैं तो 5.5 फीट हाइट है, मैं तो कभी बन ही नहीं सकता। खैर मुझे बनना भी नहीं है, और मैं मुझे बना कौन रहा है, लेकिन वही बता रहा था कि यहाँ पे मतलब उनके पैरामीटर सेट हैं। तो आप ये मत समझिए कोई देश अगर डेमोक्रेसी दिखता है, डेमोक्रेटिक दिखता है, अमेरिका में रूल ऑफ लॉ चलता है, ये बात सच है कि वो इकलौता ऐसा देश है जहां पे रूल ऑफ लॉ है, वहां पे कानून की बहुत इज्जत है, वहां पे लोग जो है वो तगड़े हैं वहां पे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी रूल तोड़ देगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहां पे, ठीक है। ये बात सच है कि आप सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि खुला वहां पे आप महसूस कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। बट अगर हम कहें अमेरिका पूरी तरीके से डेमोक्रेसी, तो वो भी नहीं है। मान लीजिए कि जो अमेरिका कर रहा है, अगर वैसा ही भारत का कोई प्रधानमंत्री करता होता ना तो उसकी कुर्सी चली जाती। राजीव गांधी ने कोशिश की थी, कुर्सी चली गई थी उनकी, ठीक है ना। तो ये चीज है। आप बाकी आपको समझ में आया होगा आई होप। तो मुद्दा तो यही था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ईरान कह रहा है कि ऐसे कैसे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है। 1-2 दिन में चीजें साफ होंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।